बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिसेंट में आपका ज्योग्राफी का जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, इससे संबंधित इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो ऑफिशियल एग्जाम होगा, जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इवन आपने कितनी तैयारी कर रखी है आपको इससे ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देख सकते हैं टाइमिंग हमारी 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल यहाँ पे 70 होने वाले, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का इसमें होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग बड़े ध्यान से समझना कि आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, और जो पैटर्न में आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, आपको हो सकता है कि 19-20 का फर्क देखने को मिल जाए। मतलब एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका पैटर्न में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, 99% आपका पेपर ऐसा ही आएगा। एक आधे में बेशक आपको चेंज देखने को मिल जाए। चलिए देख लेते हैं भाई कैसा आएगा। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे होंगे हमारे 30 यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे। 4 खंड होंगे, क ख ग घ यानी कि ABCD। अब देखो, खंड का जो रहेगा इसमें होंगे टोटल 17 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन होंगे फिलिंग ब्लैंक्स वाले, और 14 से 15 क्वेश्चन होंगे आपके MCQ बेस्ड। ठीक है, खंड खा में 2 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित 3-3 मार्क्स के, और सभी में MCQ आने वाले, यानी कि हम कह सकते हैं 21 से 22 आपके जो क्वेश्चन है वो तो रहेंगे MCQ बेस्ड। ठीक है, उसके बाद खंड गा आ जाता है 20 से 23, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के। अब देखो ये जो है ना का खा गा, ये टोटल मिला के जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क्स कैरी करते हैं 35। ठीक है, और केवल सेक्शन डी खंड घ जो है वो पूरा का पूरा एक ही खंड यहाँ पे 35 मार्क्स को कैरी करता है, जिसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। 5 तो ऐसे हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल लिखना होता है, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, और 29 वर्ल्ड मैप के और 5 मार्क्स का, और 30 जो है इंडियन मैप के रहेगा 5 मार्क्स का। तो हम क्या करेंगे, हम आपका खंड का ख ग यानी कि जो 35 मार्क्स है वो तो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और जो खंड घ बच जाता है इसको हम करेंगे बच्चों पार्ट 2 में। आप पार्ट 2 का लिंक बच्चों आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक। ठीक है, या फिर आप चाहो तो आई बटन में देख लेना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी 3 से 4 घंटे में वो भी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए फाइनली अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसा क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, देखिए खंड का यानी कि सेक्शन ए है वास्तुनिष्ठ, इट मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या आ गया है, फिलिंग ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि सन डैश से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तुम्हें बताना है कब से और क्या कौन सा प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो कब, यानी कि सन 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन, कौन सा प्रतिवेदन, मानव विकास प्रतिवेदन हर साल यहाँ पे प्रकाशित करता है, जिसमें एक देश की जो विकास की स्थिति है, मानवीय विकास की स्थिति, उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपके जो MCQ वाले क्वेश्चन है ना, सभी बच्चे जो ऑलरेडी लाइव में आ चुके हैं वो या तो लाइव में इसका आंसर करेंगे मेरे आंसर देने से पहले, या फिर अगर आप बाद में इसको देख लो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने तैयारी कैसी कर रखी है। अगर आप गलत भी होगे तो याद रह जाएगा, अच्छा मैंने गलत आंसर दिया था, यही आ जाएगा, तो आसानी से लिख भी दोगे, है ना। ये होता है फायदा प्रैक्टिस करने। तो अभी दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, अभी आंसर देना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे सबसे पहले परमाणु स्टेशन जो था वो स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है नरोरा, तारापुर, राणा प्रताप सागर या फिर कलपक्कम। तो देखो आप जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर आपको बताता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। ठीक है, यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैसे लोहा, अब्रक, लिग्नाइट, मैग्नीशियम,
इन चारों में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसे आप भूरा हीरा के नाम से भी पुकार सकते हो, यानी कि जानते हो? तो कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, जंग का कटोरा नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? जंग का कटोरा यानी कि जंग्स बाउल के नाम से किस को रीजन को जाना जाता है? तो कौन सा है? ब्रिटेन में स्थित पीट्सबर्ग है, या फिर भारत में, चीन में, या फिर अमेरिका में? यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी बच्चों को जहां तक मुझे लगता है पता होगा। राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मतलब सिंपल सा क्या करना है आपको, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से एक गलत होगा उसे पहचानना है और फिर विकल्प को चुनना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। बिल्कुल ठीक है, हुगली के सहारे जो जूट के कारखाने वो सस्ती जल और यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं, पहला राइट है। दूसरा क्या कहता है, चीनी, सूती वस्त्र, वनस्पति तेल, ये सभी जो उद्योग है वो स्वच्छंद उद्योग है, ये गलत है, ये सभी स्वच्छंद उद्योग नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरा है, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति के कारक के रूप में कोयला शक्ति का महत्व बढ़ा दिया है। बिल्कुल ठीक है, उद्योगों में कोयला शक्ति जो बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने रखती है आजकल टाइम पे, तो ये राइट हो गया। चौथा है, पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया गया, तो ये भी ठीक है, यानी कि एक हमारा गलत है, कौन सा? दूसरा वाला। तो विकल्प देखते हैं, तो आपको विकल्प यहाँ पे पहले ही दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, समझ गए आप सभी? इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकते हैं और मतलब कि चॉइस करने वाले भी हो सकते हैं, एक मिलान वाला भी क्वेश्चन आएगा, देख लेंगे अभी आगे हम। छठा क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? कि भारत में भाषा के आधार पे कौन सा समूह ज्यादातर बोला जाता है? सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 है आपका, भारत लोग अर्थव्यवस्था वाले से। ऑप्शन है भारत द्रविड़, भारतीय द्रविड़, भारतीय आर्य, भारतीय आस्टेक, भारतीय चीनी तिब्बती। तो कौन सा भारत में सबसे ज्यादा विशालतम समूह है भाषा के आधार? तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? सभी को पता होगा इसका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय आर्य समूह। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा आगे क्वेश्चन के आंसर को, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब फिर से एक फिलिंग ब्लैंक्स आ चुका है। क्वेश्चन ये है, सहकारी कृषि के लिए मुख्य रूप से अग्रणी देश कौन सा है? क्योंकि अग्रणी जो देश है सबसे आगे, सबसे ज्यादातर, वो डैश है। तो कौन सा देश है बेसिकली सहकारी कृषि के लिए? तो वो है डेनमार्क। ठीक है, और अन्य इंपॉर्टेंट की बात करें तो नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, काउंट हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रहेगा कौन सा? मुख्य रहेगा आपका डेनमार्क। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा है? यानी कि जब जनगणना हुई तो उस जनगणना के अनुसार ये बताएगा कि नगर की परिभाषा के संबंध में जो विशेषताएं हैं उनमें से इन चारों में से एक ऐसी विशेषता है जो नहीं है, तो हमें वो विशेषता पहचाननी है। पहला देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पहला वाला तो हमारा राइट है, ये एक नगर की परिभाषा है। दूसरा है, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये भी राइट है। तीसरा कहता है, उस नगर में या तो नगर पालिका हो या तो नगर निगम। ठीक है, दो या फिर दोनों, तो ये भी ठीक है। अब सिंपल सा एक ही ऑप्शन बच गया है, क्या बच गया देख लेते हैं कि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। ये किसकी विशेषता है? ये एक गांव की विशेषता है, यानी कि जो गांव के लोग हैं उनकी विशेषता, ये नगर की विशेषता नहीं। नगर की विशेषता में क्या होता है, उसमें 75% से अधिक जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों को छोड़कर जो द्वितीयक, तृतीयक या सेवा सेक्टर है उसमें लगे होते हैं, ये नगर निगम की परिभाषा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नगर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? इंग्लिश में देखोगे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई? आपको पता होगा भारत में हजारों गेहूं की किस्मों की गेहूं नहीं सॉरी चावल की किस्में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया गेहूं और चावल की एक वैश्विक लेवल पे कौन सा देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन है
मैक्सिको, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान या फिर मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गेहूं व चावल के अधिकतम उत्पादक किसमें कहां पे पाई जाती हैं? मैक्सिको में और फिलीपींस। ऑप्शन ए का कॉम्बिनेशन राइट हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया है एक मिलान। मैंने आपको बोला था एक मिलान भी आ सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरफ तो है वस्तुओं के प्रकार और एक तरफ है उसके क्षेत्र। तो वस्तुओं के प्रकार के संबंध में उसके क्षेत्र को मिलाना है, कहां पे ये पाई जाती है बेसिकली। ठीक है, तो बात करेंगे पहले की। पहला दिया हुआ है गुच्छित बस्तियां। तो गुच्छित बस्तियां देखते हैं भाई कहां पे पाई जाती हैं। ओके, गुच्छित बस्तियां, ठीक है, गुच्छित बस्तियां पाई जाती है मेघालय उत्तरांचल में है। पहले पे सीधा ही निशान दे दिया इन्होंने। तो फिर अर्धगुच्छित बस्तियां, तो ये छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटी एवं गंगा के मैदान में पाई जाती है। तो ये राइट हो गया भाई। पल्ली बस्तियां, तो ये गंगा के उपजाऊ जलोढ़ मैदान राजस्थान में पाई जाती हैं। फिर है परिक्षिप्त, तो ये गुजरात के मैदान पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। बेसिकली पता है क्या है, जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे ना आपका बेसिकली माइंड टेस्ट लेने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि सीधा सीधा आपको यहाँ पे मिलान दे दिया है। अब जिस बच्चे को आंसर पता होगा वो इक्वल वाइज सेम टू सेम इसको निकाल लेगा। जिसको लगता होगा कि तुक्का मारेगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा इसका इससे हो सकता है, 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 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही गेम खेला गया है। यहाँ पे देखेंगे बी राइट हो जाएगा। पहले का कहा, दूसरे का कहा, तीसरे का कहा, चौथे का, इस तरीके से। यानी कि इसका ये ठीक है, इसका ये ठीक है, इसका ये ठीक है, इसका ये ठीक है। सिंपल सा इस तरीके से आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको अपना दिमाग एकदम सचेत करके देखना है जब भी आप अपना पेपर देने के लिए जाओगे, और वो तो रहता ही है बेसिक, है ना। ठीक है, इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वर्षा जल संग्रहण करने का जो ढांचा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कुंड के नाम से भी जानते हैं और टांका के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही है इसके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुंड अथवा टांका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर एक आ गया अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। एक नहीं बल्कि दो आएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, दो क्वेश्चन आएंगे आपके अभिकथन कारण के। एक आएगा मिलान का, बाकी अनदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न काफी क्रिटिकल यहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप इजीली अपना एग्जाम दे पाओगे, है ना। देखिए, अभिकथन कहता है किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। बिल्कुल ठीक है, कि किसी भी देश का साक्षर जनसंख्या यानी कि जनसंख्या जितनी पड़ी हुई होगी वो हमें उस देश की सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति को बताती है। क्योंकि जहाँ के जिस देश के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, सिंपल सी बात है, वहां की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, आर्थिक विकास भी अच्छे से चल रहा हो, यानी कि अभिकथन राइट। कारण, साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। बिल्कुल ठीक है, ये इसके आगे की बात कही जा रही है। और किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। ओके, वेल, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया गया है। इसी अभिकथन के पॉइंट को इतना यहाँ पे रखने से पहले ही बस ये ऐड कर दिया गया है कि साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। इसका मतलब क्या हो गया कि यानी कि यहाँ पे ये भी ठीक है, आर यानी कि कारण भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए कह देंगे भाई कि ए भी ठीक है, आर दोनों ठीक है, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सिंपल सा हो गया इसका आंसर, तो है ना। ठीक है, अब इजीली आप इसे यहां से पढ़ सकते हो, असर्शन एंड रीजन, तो ए राइट हो जाएगा। अब एक और आएगा आपका असर्शन रीजन का। देखिए, अब असर्शन क्या कहता है, हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उभरा है। बिल्कुल ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो अभी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में उभर रहा है। कारण क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम होते हैं। बिल्कुल राइट। यानी कि पहले तो क्या बात हो रही है अभिकथन में, अभिकथन में ये कहा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि उसमें उस बढ़ने की क्रिया में यूरेनियम और थोरियम जो है वो इसकी सहायता करते हैं। मतलब क्या है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, दैट मीन्स व्याख्या भी हो रही है। यहाँ पे ए हम चुन लेंगे, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी सही से करता है बच्चों। ठीक है, समझ गए आप सभी इजीली। इंग्लिश में देखोगे तो असर्शन रीजन आल्सो राइट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो ए, यहाँ पे राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
अब आपको यहाँ पे फिर से एक बार ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर विकल्प का चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला कहता है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का एक मार्ग प्रस्तुत करती है। बिल्कुल ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या करती है ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, निश्चयवाद और संभावनावाद इसके बीच का एक मार्ग प्रस्तुत करती है। दूसरा, पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा है रुको और जाओ पर बल देती है। बिल्कुल ठीक है। चौथा है गिलफिट टेलर ने इसे प्रस्तुत किया है। यानी कि ये जो कथन यहाँ पे चारों आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों ही ठीक है। ठीक है, चारों के चारों ही ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोड डिटर्मिनिज्म। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 15 से 17 के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा केस मिल गया बेसिकली। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जनसंख्या वृद्धि के बारे में है, आप चाहो तो इसे इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो जनसंख्या वृद्धि के बारे में। और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन 15, 16 और 17। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए मोस्टली क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन का आंसर शायद ही आपको इसमें देखने को मिले, 2 क्वेश्चन का मिल जाएगा, एक आपको अलग से दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला ये है, किसी भी समय सीमा की किसी स्थित निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें है कहीं पे हाँ ये देखो ये रहा, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन। इसका अभिप्राय है कि किसी भी क्षेत्र समय में निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बात हो रही है जनसंख्या वृद्धि की। तो मोस्टली आपको आंसर मिल जाएगा उसी में ही, जो एमसीक्यू वाले रहेंगे। हाँ ये देखो 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे होगी। जनसंख्या अगर हम वृद्धि की बात करें, एक वास्तविक वृद्धि की, तो उसकी गणना आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इसका एक सही कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा बी वाला। कैसे, जन्म और उत्प्रवास माइनस में मृत्यु और उत्प्रवास, या आप ये कह सकते हो जन्म माइनस मृत्यु प्लस में अप्रवास माइनस में उत्प्रवास, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप जो जनसंख्या है इसकी वास्तविक वृद्धि की गणना कर सकते हो। ठीक, अगला जाता है 17वां, भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि जब भारत में होती है उस संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए पहला कहता है कि 2001 की जनसंख्या भारत की रही थी लगभग 102 से 102.70 करोड़। बिल्कुल ठीक। 2011 में ये जनसंख्या 121.02 करोड़ तक पहुंच गई थी, यानी कि ये भी राइट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा दोनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इजीली तरीके से। अब यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में देखना चाहो तो ये आपका एक स्रोत है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, पहले का पहला राइट हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर ए जो था वास्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन फिलिंग ब्लैंक्स वाला, इसको हमने कंप्लीटली यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को अभी तक तो समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन है वो आएगा सेक्शन नंबर बी से। ठीक है, देखिए सेक्शन नंबर बी में है स्रोत आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के सोर्स बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। देखिए क्या कहा गया है, निम्न दिए गए व्यष्टि अध्ययन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है यहाँ पे स्रोत है डेयरी कृषि के बारे में। ठीक है, तो डेयरी कृषि से संबंधित ये हमारा स्रोत है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 4 होंगे बेसिकली इसमें, इस क्वेश्चन में 18वें में आपको सिर्फ 3 का आंसर देना है। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन में, यानी कि 18 में और 19 में 4 होंगे, 4 में से 3 के आपको आंसर दें, पूरे नहीं करने, 3 करने। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, डेयरी कृषि का कार्य कहाँ किया जाता है। तो आपको इसका आंसर इसी में देखने को मिल जाएगा। और डेयरी कृषि का कार्य कहाँ पे किया जाता है, देखिए बेसिकली एक किया जाता है ये
जो नगरीय एवं केंद्र औद्योगिक जो केंद्र होते हैं इसके समीप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डेयरी कृषि की अन्य कृषियों से किस प्रकार से अलग है? डेयरी कृषि जो है वो अन्य जो कृषि है उससे कैसे अलग है? इसमें श्रम की आवश्यकता जो है वो अधिक होती है। ठीक है, वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है, श्रम की कम आवश्यकता होती है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये रहा, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। अन्य जो कृषि होती है उसमें एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही श्रम चाहिए होता है, बट डेयरी कृषि में हमेशा श्रम चाहिए होता है। तो ये इसकी एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य कृषियों से अलग कर देती है। ठीक है, वर्ष भर श्रम की आवश्यकता का होना। तीसरा है, वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। यानी कि वाणिज्य डेयरी कृषि जो है, ये जो की जाती है, ये किस क्षेत्र में होती है? फॉर एग्जाम्पल कनाडा में होती है, न्यूजीलैंड या फिर तस्मानिया में होती है। ए एक और दो दोनों सही है, या फिर केवल भारत में होती है। बेसिकली वाणिज्य डेयरी कृषि जो है वो कनाडा में भी होती है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया में भी होती है। दैट मीन्स ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। तीसरा राइट हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, डेयरी कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? हमें पता है अधिक श्रम चाहिए होता है, तो इसमें अधिक पूंजी क्यों चाहिए? इसमें डेयरी कृषि में अधिक पैसा क्यों चाहिए? बेसिकली इसका आंसर आपको इस पूरे ही पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें से आपको निचोड़ निकालना है बेसिक। तो निचोड़ जब हम निकालते हैं तो इसमें ये सामने आ जाता है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनके प्रजनन एवं उसकी चिकित्सा के देखरेख के लिए पैसा और मशीनें जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं। इसलिए छप्पर घास संचित करने के लिए अधिक जो यंत्र हैं वो लाने के लिए, तो इसलिए इसमें अधिकतर ज्यादा खर्चा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल सा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेयरी कृषि का कार्य कहाँ पे किया जाता है? नगरीय एवं औद्योगिक जो केंद्र होते हैं इनके समीप। ये अन्य कृषि से कैसे अलग है? क्योंकि इसमें पूरे साल श्रम चाहिए होता है। ये क्षेत्र कौन से हैं? तो कनाडा, न्यूजीलैंड, तस्मानिया ये आ जाते हैं। और डेयरी कृषि में सबसे अधिक पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो, डेयरी फ्रेमिंग है। पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए राइट है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बी राइट है इसका, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है सी राइट है, एंड फोर्थ क्वेश्चन दिया है डी राइट है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 को आप देख सकते हैं, ये भारत की आपकी जो किताब है फर्स्ट वाली, सॉरी सेकंड वाली, भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी चैप्टर 1 से लिया गया है। बेसिकली ये है भारत जब आजाद हो जाता है, स्वतंत्रता जब भारत को मिल जाती है, उसके बाद भारत में नियोजन, इसकी प्रक्रिया के बाद। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया, देखो पॉलिटिकल का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा, और लाइव चैट में कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015, 1 मार्च 2015, 1 अप्रैल या फिर 1। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी को पता होगा, 1 जनवरी 2015। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1967 में योजना आयोग ने देश के कितने जिलों, यानी कि 1967 में क्या हुआ, योजना आयोग ने देश के कई ऐसे जिले थे जिनकी पहचान की और उन्हें सूखा संभावित जिलों के रूप में संख्या दी। तो हमें ऐसे जिलों के नाम बताने हैं जिसे योजना आयोग ने अपनी तरफ से मतलब कि सूखे से ग्रसित बताया था। कितने जिले थे? 69, 67, 64 या फिर 61। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है? राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 67। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, प्रादेशीय नियोजन का संबंध है, प्रादेशीय प्रादेशीय नियोजन, इसका संबंध किससे है? बेसिकली तो ये एक क्षेत्र विशेष के विकास का जो उपागम है उससे संबंधित। ठीक, फिर आ जाता है चौथा, आईटीडीपी। आईटीडीपी, इसका आपको संदर्भ वर्णित करना है। इसकी संदर्भ दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म दी गई है, उसको पहचानना है कि कौन सी फुल फॉर्म आईटीडीपी की राइट है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, जो ऑप्शन डी रहेगा, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ये इसकी राइट हम कह सकते हैं, इसका संदर्भ है, राइट इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से आप चाहो तो इसे इंग्लिश में भी
इसे दे सकते हो। व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म, तो 1 जनवरी 2015 को। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे इजीली देख ही सकते हो। ठीक है, तो इसका सी और फोर्थ का यहाँ पे। तो इस तरीके से सेक्शन ए प्लस बी 25 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया। आने वाले 15 मिनट के अंदर हम सेक्शन सी को कंप्लीट कर लेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपको एक चॉइस मिल गई है, बहुत बढ़िया बात है भाई चॉइस मिलना। तो क्वेश्चन है कि संसार के विभिन्न देशों में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं। देखिए संसार के जितने भी देश हैं वहां पे अक्सर हमने देखा है मानव विकास के एक होते स्तर निम्न, बहुत ही ज्यादा निम्न, एक होते उच्च जो बहुत ज्यादा उच्च हैं, बहुत ज्यादा विकसित हैं, और एक वो जो विकास का मतलब ही नहीं पता है। तो ऐसे में हमें समझाना है इसके संबंध में कि मानव विकास के बारे में ये कहानी कहां तक चलती है, कहां से शुरू होती है। तो देखते हैं भाई। और इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, अथवा में पूछा गया है मानव विकास के विभिन्न उपागमों के द्वारा, मतलब मानव विकास को इसके जो उपागम है इसके द्वारा समझा जा सकता है। तो हमें किसनी 3 का वर्णन करना है, इनके चैप्टर 4 मानव विकास से आपके ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे मानव विकास के वे देश जो उच्चतर देश है, यहाँ पे स्थिति कैसी होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को बहुत अच्छे तरीके से मुहैया करवाई जाती होंगी। सिंपल सी बात है, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं मिलेंगी वहां पे सिंपल सी बात है मानव विकास अच्छे तरीके से होगा। सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों को सेवाएं जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराए। ठीक है, राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। कि राजनीतिक स्तर पर होता है ना कि एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, बस कोई भी मुद्दा हो राजनीति से जोड़ दो, जैसा कि आजकल भारत में ऐसा होता रहता है। तो जो उच्चतर वाले देश हैं वहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर विविधताएं जो हैं समाज के आधार पे, ये बहुत सारे वर्ग, ये बहुत सारी जातियां, ऐसे उच्चतर देशों में नहीं होता। उदाहरण है नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो मानव विकास के उच्चतर स्तर वाले देश आप सभी समझ गए इजीली क्या स्थितियां होती हैं वहां पे। और एग्जाम्पल, अब वो देश जो निम्नतर हैं उनकी बात कर लेते हैं। निम्नतर में क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई कि सामाजिक सेवाओं में सरकार जो है बस उतना ही अपना पैसा खर्च करेगी, उतना ही ध्यान देगी जितने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं, ताकि लोगों को फायदा मिल जाएगा तो बहुत लालची बन जाएंगे, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, देशों में प्रतिरक्षा, गृह कलह, शांति करने में शांत करने में अधिक व्यय होता है। यानी कि ऐसे देश जहां पे मानव विकास कम होगा वहां पे मेनली ये देखा गया है कि देश जो है वो सबसे पहले तो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, साथ ही साथ अपने ही देश के अंदर चल रहे जो अलगाववाद होते हैं उन सभी को शांत नहीं कर पाता है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है अधिकांश देशों में आर्थिक विकास बहुत ही गति से धीमा है। यानी कि ऐसे देश जहाँ पे विकास की गति काफी धीमी होती है वहां पे भी ये बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, चौथा है देश के राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध, सामाजिक स्थिरता, अकाल, बीमारी, इस सभी से गुजर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि देश जो है जिसमें कम मानव विकास होता है, मानव विकास कैसे बहुत ही कम होता है, वहां पे क्या होगा, गृह युद्ध चल रहा होगा, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, अकाल, बीमारियां, भ्रष्टाचार, तानाशाही, ऐसी स्थिति होगी। तो सिंपल सी बात है भाई वहां पे मानव विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वो आपस में ही लड़ रहे हैं, सरकार ही लड़ रही है आपस में, वही भ्रष्ट हो चुके हैं, वो क्यों विकास करेगी किसी का, वो तो पैसा छापेगी। सिंपल सा ये आंसर है इसका, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मानव विकास को विभिन्न उपागमों के द्वारा समझा जा सकता है, इन्हीं 3 का वर्णन करना था। ये समझते हैं भाई। बेसिकली 4 उपागम है आपके और मैं आपको चारों ही समझाऊंगा, बट आपको लिखने 3 है, मैं आपको चारों समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आयुपागम। आयुपागम को आप एक तरीके से तो पैसे वाला उपागम। इस उपागम में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये सबसे पुराना उपागम है और इसमें हर एक व्यक्ति को उसकी आय, यानी कि वो क्या है कमाता है, कितना कमाता है,
इससे जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, आय का उच्च स्तर यानी कि यदि व्यक्ति जो है वो पैसा अधिक कमा रहा होगा तो सिंपल सी बात है मानव विकास का स्तर उस देश का अधिक होगा और जो कम कमा रहा होगा उसका स्तर नीचे होगा। पहला पॉइंट। दूसरा है कल्याण उपागम। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है, इसमें मानव को लाभार्थी अथवा सामाजिक विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत कल्याण उपागम के अंतर्गत व्यक्ति के कल्याण की बात की जाती है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को कैसे लाभार्थी बनाना है, कैसे उसके लिए विकास की गतिविधियां लेके आनी, कैसे अवसर लाने, कैसे वो अवसर का सही से उपयोग कर सके, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता का उपागम, यानी कि इसका मतलब क्या भाई, आधारभूत और आवश्यकता भी आ गई है। देखो मूल रूप से क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में। तो ये क्या करता है, ये प्रस्तावित किया था किसको, इस आधारभूत आवश्यकता के उपागम को। इसमें इसने टोटल 6 आवश्यकताओं को बताया था, जैसे कि किसी भी देश में नागरिक को शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं आवास ये सभी मिलने चाहिए। तो ऐसा हुआ तो नहीं था वैसे, लेकिन हाँ मिलने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अब आप एक ही चीज देख लो, कैसे जब कोई भी वर्ल्ड वॉर वगैरह होता है या फिर जब कोई सभ्यता अंत में आ रही होती है और शुरुआत हो रही होती है, तो ऐसे में क्या कभी आप ऐसा कर सकते हो कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा प्रोवाइड करो, अरे भोजन दो, अरे जल की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास। अब आप हड़प्पा सभ्यता के उदाहरण ले लो, वहाँ के जो शासक थे मोहनजोदड़ो के, ठीक है, ऐसा मान लेते वहाँ के शासक, उन्होंने जो नदी थी उस पर डैम बना दिया, तो पानी की बहुत कमी हो गई थी। हालांकि सोना निकाल पा रहे थे, पानी की कमी हो गई थी। तो ऐसे में आधारभूत आवश्यकता को हम कहता है भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक नागरिक को मिलनी ही चाहिए। फिर आता है क्षमता उपागम। इसका संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। उनका कहना यह है संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना मानव विकास की बहुत ही बड़ी कुंजी है। अर्थात प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि यदि हमें अपने संसाधनों तक पहुंचना है तो हमें जो मानव की क्षमताएं हैं उसका निर्माण करना होगा, उन्हें और ज्यादा विकसित करना होगा। ठीक है ना, तो ये क्षमता उपागम है कि क्षमता को विकास करना, सिंपल। ठीक है, तो कौन कौन से उपागम हो गए भाई, आय यानी कि पैसा, कल्याण यानी कि व्यक्ति का कल्याण, आधारभूत यानी कि आधारभूत तो है ही सिंपल सा, और फिर क्षमता उपागम, ये चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहले इंग्लिश में आप देख लो, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है इस तरीके से आपका क्वेश्चन, और बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर देख लीजिए यहाँ पे, सिंपल सा आपको इस तरीके से लिखना है, ये आपके पहले पॉइंट के आंसर हैं 5 से 6। एंड अदर जो क्वेश्चन है मतलब उसी में आपका जो सेकेंड पार्ट था उसके आपके ये 3 से 4 आंसर हैं। उसके बाद आ जाता है अगला ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट वेरियस अप्रोचेस है, इनकम, वेलफेयर, बेसिक अप्रोच एंड कॉम्पिटेंस अप्रोच, इस तरीके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सहकारी एवं सामूहिक कृषि, यानी कि एक तो सहकारी कृषि है और एक है सामूहिक कृषि। इसमें आपको विशेषताएं बताते हुए अंतर स्पष्ट करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, एक आपको सहकारी कृषि की विशेषताएं बतानी है और एक जो सामूहिक कृषि है इसकी विशेषताएं बतानी है। 2-2 3-3 बार सिंपल से ऐसे लिख दोगे। देखो पहला क्या कहता है, पहले बात करेंगे सहकारी कृषि की। यहाँ पे सहकारी कृषि में ये कहा गया है कि कुछ कृषक जो है सहकारी यानी कि एक साथ, तो कुछ कृषक एक साथ संस्था बना लेते हैं जिसे हम सहकारी संस्था कहते हैं, और ये संस्था उन कृषकों को खेती से संबंधित प्रत्येक प्रकार की सहायता मुहैया करवाती है। कृषकों के खेत, फार्म उनके इसमें व्यक्तिगत होते हैं, और सहकारी संस्था में कृषक जो है वो खाद, बीज इन सभी को खरीदने में से बहुत ही ज्यादा सहायता करती है सरकार, और उपज को बाजार में बेचने में भी सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो सहकारी कृषि क्या हो गई कि कुछ लोग जो है वो अपनी इच्छा से ना एक संघ बना लेते हैं खेती के लिए, और ये संघ उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे कि कई बार बीज बोने के लिए, खाद डालने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, या फिर जब फसल एक बार कट जाती है तो पूरी तरीके से उसको जोतने के लिए। तो ये सभी जो सुविधाएं हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो कौन होता है, वो कराएगी सामूहिक कृषि के अंतर्गत की संस्था। ठीक है, और फिर यहाँ पे बारी आ जाती है इसके डीएनए की।
तो देने को हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम सामूहिक कृषि की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कृषकों को खेत व अन्य साधन व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होते हैं। सामूहिक में क्या होता है कि जो भी जमीन होगी ना, जो भी संसाधन होगा, साधन होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होगा, वो सामूहिक में होगा। अरे आप सिंपल सा अंदाजा लगा लो, सामूहिक कृषि की बात की गई तो सबको सामूहिक रूप से होगा ही। अब जब सामूहिक ही होगा सभी का, तो सिंपल सी बात है, राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकार ही उत्पादन को बेचकर सभी कृषकों को उनके कार्य के अनुसार हिस्सा दे देती है, और इसकी शुरुआत हुई थी सोवियत संघ में। उसके बाद फिर इसमें परिवर्तन आते चले गए, और वर्तमान के ये रूस में, अन्य जो कई गणराज्य वहां पे फैली हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो समझ गए आप सभी कैसे लिखोगे, सहकारी कृषि के बारे में और सामूहिक कृषि के बारे में। सहकारी जिसमें कई लोग मिलकर एक संस्था बना लेते हैं, और सामूहिक जिसमें बेसिकली कई लोगों को एक जमीन मिली होती है, सिंपल से ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 22 कंप्लीट। ओके, नाउ है एक और क्वेश्चन में चॉइस मिल गई, बहुत बढ़िया बात है भाई, एक और क्वेश्चन में चॉइस मिल गई आपको, यानी कि 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल गई है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में चॉइस है, बहुत बढ़िया बात है भाई आपके लिए, तो आप अच्छे से कर पाओगे या पेपर, है ना। बहुत खुश हो रहे हो, दो चॉइस मिल रही है यहाँ पे, है ना। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के घनत्व को स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत में जनसंख्या के घनत्व के आधार पे स्थानिक वितरण, यानी कि जनसंख्या कैसे फैली हुई है, ये हमें समझाना है। तो आइए समझते हैं बेसिकली। तो शुरुआत करेंगे हम इस क्वेश्चन के आंसर के इस तरीके से, भारत में जनसंख्या के स्थानिक है, जनसंख्या के घनत्व का स्थानिक वितरण। देखिए सबसे पहला 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो था वो था प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 324 व्यक्ति रहते थे। दूसरा, राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत सी विषमताएं पाई गई, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं पश्चिम बंगाल में है 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या तकरीबन हम कह सकते हैं 200 से 300 किलोमीटर के अंदर ही इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है, जहां पे 9000, अरे लो भाई, 9340 किलोमीटर 40 जो व्यक्ति हैं वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, यानी कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में तकरीबन 10,000 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पे। के बाद सॉरी केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाता है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीप यानी कि हमारा जो नीचे का हिस्सा है साउथ वाला, यहाँ पे ये बताया गया है साउथ वाले हिस्से के लिए कि प्रायद्वीप भारत में केवल जो केरल है इसका घनत्व तो सबसे अधिक है 819, और सबसे कम है, मतलब सबसे दूसरे नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तर तथा पूर्वी भारतीय राज्यों का जनसंख्या बहुत कम होती है, जबकि जो मध्य प्रदेश हो गए और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य के दर्जे में, यानी कि इसके सेंटर में जो मौजूद है, वहां पे आपको ज्यादातर जनसंख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जलवायु से संबंधित परिवर्तन भी बहुत कम होते हैं, यानी कि होते तो उतना फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप भारत में जनसंख्या के घनत्व के वितरण के बारे में लिखें। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अगला पूछा गया है, भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में रखा जा सकता है, किन्हीं तीन का वर्णन। कि जो गांव की ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनमें किस प्रकार से बस्तियों हैं, भारत की ग्रामीण बस्तियों की, हाँ हमें सिंपल सा बताना है, भारत की ग्रामीण जो बस्तियां इसके 3 प्रकार, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बस 3 प्रकार बताएंगे। आइए समझते हैं। पहला प्रकार है गुच्छित बस्तियां। अब ये गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं भाई, गुच्छित यानी कि एक छल्ले के रूप में, जिसमें बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर एक ही साथ होते हैं। तो ऐसी बस्तियों में क्या होता है, घरों का एक समूह, ठीक है ना, इस तरीके से ये समूह काफी पास पास होते हैं। इन गांवों में आवास स्थान, खेत खलियान, चरागाह, आसानी से आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो कि किसका कौन सा है। ये बस्तियां आयतकार भी होती थी और आर्य रैखिक भी हुआ करती थी, और उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में ये ज्यादातर जो बस्तियां ये पाई जाती हैं। सुरक्षा कारणों से, मतलब कि सुरक्षा के कारणों के आधार पे, यानी कि
मैदान और पानी के इस अभाव के कारण क्या होता है, ये बुंदेलखंड, नागालैंड एवं राजस्थान में ये बस्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले आप इस तरीके से गुच्छित बस्तियों के बारे में लिख दोगे। फिर आ जाता है बच्चों अर्धगुच्छित बस्ती की, जो आपने अभी पकड़ रखी थी ना, ठीक उसी का उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी बड़े गांव में या फिर समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है। इस तरह अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। यार ये सिंपल सी बात है। देखो गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, आपको एकदम इजी लैंग्वेज समझा देता हूँ। ये एक गांव है, ठीक है। अब इस गांव में क्या है कि इस तरीके से ये बस्तियां जो है वो फैली हुई हैं, ठीक है। ये बस्तियां सभी फैली हुई हैं, तो गुच्छित क्या होगी, इन सभी का काफी ज्यादा पास पास में आ जाना, ये हो जाएंगी इसकी गुच्छित बस्तियां। और अर्धगुच्छित में क्या होगा कि ये जो दिए है ना, ये दिए ये इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, ये इससे बाहर निकल जाएंगे, तो ये होती है अर्धगुच्छित। सिंपल सी बात है, ये घर जो है वो बाहर निकल जाएंगे। मैंने दिवाली के संदर्भ में आपको समझा दिया है, ठीक। अर्धगुच्छित हो गया। और बेसिकली ये होती कहाँ है, तो गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलती है। फिर आती है भाई पल्ली बस्तियां। तो पल्ली बस्तियां ऐसी बस्तियां होती है जिसे आप कई भागों में बांट सकते हो, जैसे कि कई स्तर पे से आप पन्ना, पाला, पाली, नागड़ा, ढाड़ी इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान हुआ करते हैं। छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियां, यहाँ पे ये बेसिकली पाई जाती है। सिंपल सा, ठीक है ना। तो गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित और पल्ली बस्तियां, बस मेन और इंपॉर्टेंट यही थी, जो कि मैंने आपको दिखा भी दी है, समझा भी। अब यहाँ पे आप चाहो तो आगे देख सकते हो इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक। इस तरीके से आप आंसर लिख लोगे। देन यहाँ पे जो आपका सेकंड है, सेकंड वाले की हम बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा। कितने प्रकारों में लिखा जा सकता है, तो देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मैंने आपको आंसर दिखाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्ली बस्ती। तो इस संबंध में आप यहाँ पे समझ लो भाई कौन कौन सी होंगी। क्लस्टर सेटलमेंट्स, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट एंड पाली सेटलमेंट तरीके से, ठीक है। अब 3 मार्क्स का हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है ये, और क्वेश्चन है प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख 6 प्रकारों में वर्गीकृत करें, उदाहरण भी दीजिए। अर्थात प्रकार के आधार पे जो भारतीय नगर हैं, इनमें 6 प्रकार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना है और उनका उदाहरण भी देना है। चलिए तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली भारतीय नगरों को उनमें होने वाले कार्य जो हैं वो अधिकतर किस तरीके के किए जाते हैं, उसके आधार पे कई भागों में विभक्त किया गया, कई भागों में बांटा गया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आ जाते हैं प्रशासन नगर। ये ऐसे नगर थे जहां उच्चतर क्रम के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो ऑफिसेस होते हैं, उनके मुख्यालय यहाँ पे देखे गए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे ज्यादातर आपको जितने भी, अब आपको पता है भारत के जो मतलब ये दिल्ली है, हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी ये पूरे कंट्री पे रूल कर रही होती है यहीं पे बैठ के, ठीक है। औद्योगिक नगर, ऐसे नगर जहाँ पे उद्योगों को अधिक प्रधानता मिले, जैसे कि मुंबई हो गया, सेलम, जमशेदपुर, इस तरीके के। फिर आते हैं परिवहन नगर। इसमें क्या होता है कि आपके यातायात में संलग्न, जैसे कि कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी को ये और ज्यादा मतलब कि इसके उदाहरण है बेसिकली, सिंपल। तो परिवहन नगर कैसे विकसित होते हैं, बेसिकली पत्तन के रूप में विकसित। खनन नगर, जहाँ पे खनिज अधिक पाया जाता हो। गैरिसन, जो छावनी नगर थे बेसिकली, 1857 के विद्रोह के दौरान की बात हो रही है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, इसमें वाराणसी, मथुरा, अजमेर, अयोध्या और भी सारे पॉइंट आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप यहाँ पे लिख दोगे। देन यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश में आ जाता है, तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो, इजीली इन पॉइंट को लिखो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे जो हमारा बचता है सेक्शन नंबर डी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका बच्चों में अलग से पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा 3 से 4 घंटे में, तो आप पार्ट 2 की वीडियो भी जरूर देख लेना। आपको यहाँ पे मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, दोनों ही जगह से बस देख लेना जब भी वीडियो आएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। और पार्ट 2 का वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी हम पार्ट 2 की वीडियो डाल देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।